कैसे हैं आप सब? आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। और फ्रेंड्स, आज जो है आप हम लोग अपने दूसरे टॉपिक की बात करेंगे। जैसे कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने जो है निर्णय की प्रक्रिया और उससे चरण और उसकी अवस्थाओं के बारे में चर्चा की थी। और इस वीडियो में हम लोग कार्य सिंप्लीफिकेशन के बारे में, वर्क सिंप्लीफिकेशन या कार्य सरलीकरण के बारे में बातचीत करेंगे। और ये टॉपिक इतना इम्पॉर्टेंट है कि ये जो है टीजीटी, पीजीटी और एनटीए नेट में भी बहुत बार पूछा जा चुका है। तो इसलिए ये टॉपिक एग्ज़ाम के नज़रिए से तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं कार्य सरलीकरण। इसमें अपने जीवन के में विभिन्न लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हम विभिन्न संसाधनों का उपयोग करते हैं। जैसा कि पिछले अध्यायों में, जैसे कि इस जो जहाँ से मैंने ये नोट्स उठाया है, तो वहाँ पे पिछले जो अध्याय हैं उनमें इस तरह की चीज़ों के बारे में बात की गई है। तो इसमें कहा गया है कि विभिन्न साधनों में समय व शक्ति अमूल्य व सीमित साधन है, अतः इसका व्यवस्थापन अत्यंत आवश्यक है। हम समय व शक्ति का प्रबंधन मुख्यतः आयोजन करके, समय व श्रम बचाने वाले उपकरणों का उपयोग करके एवं कार्य के सरलीकरण के द्वारा कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे बात जो है उनका कहना ये है कि यहाँ पे समय और शक्ति के प्रबंधन को, मतलब समय और शक्ति को बचाने के वाले उपकरणों का प्रयोग करके हम अपने कार्य को सरल कर सकते हैं। सामान्य व सरल शब्दों में कार्य को सरल तरीके से करने का कार्य सरलीकरण कहते हैं। देखिए, कार्य सरलीकरण का एक दूसरा परिभाषा ये है कि कार्य को जितना इजी तरीके से हम कर पाएँ, जटिल से जटिल कार्य को भी सरल बनाकर, वही कार्य सरलीकरण कहलाता है। सभी व्यक्ति दैनिक जीवन में विभिन्न कार्य करते हैं तथा प्रत्येक व्यक्ति कार्य करने के तरीके में अंतर होता है। कार्य सरलीकरण से तात्पर्य है कि हमारा काम करने का तरीका इस प्रकार का हो कि हम कम से कम समय और शक्ति और व्यय करके अधिक से अधिक कार्य को पूरा कर सकें। तो यहाँ पे वही बात है कि हमारी शक्ति और हमारे समय कम लगे और हमारा काम आसानी से अधिक से अधिक काम पूरा हो जाए, यही कार्य सरलीकरण होता है। देवदास के अनुसार, ये एक थिंकर हैं जिनके अनुसार किसी भी कार्य को कम मात्रा में समय व शक्ति के उपयोग द्वारा करने की तकनीक को कार्य सरलीकरण कहते हैं। ये परिभाषा इन्होंने दी है। कार्य सरलीकरण में सहयोग देने वाले मुख्य तत्व कार्यकर्ता, कार्यक्षेत्र, तीनों ही तत्व एक दूसरे को प्रभावित करते ही हैं, तो दूसरी तरफ इनमें पारस्परिक घनिष्ठ संबंध भी है। तो इस कथन को निम्न त्रिकोण के द्वारा आसानी से समझा जा सकता है। तो आइए इसको समझते हैं। क्या है कि कार्यकर्ता और कार्यक्षेत्र। तो यहाँ पे जो है, कार्य का मतलब ये है कि प्रत्येक कार्य को करने का तरीका अलग अलग होता है, लेकिन प्रत्येक कार्य को करने के एक विशेष तरीका होता है। इस तरीके के द्वारा कार्य करने पर हम सरल तरीके से कार्य को संपन्न कर लेते हैं तथा समय व शक्ति को बचा पाते हैं। जैसे कपड़ों को अच्छी तरह से झटक कर सुखाने पर उन्हें समेट कर रखना या इससे करना आसान हो जाता है। मतलब हम लोग अगर कपड़ों को झटक कर अच्छे से फैला के सुखाते हैं तो हम लोगों को इससे ज़्यादा नहीं करनी पड़ती है। इनका कहने का यहाँ पे मतलब ये है। फिर कार्यकर्ता का मतलब, यदि कर्ता को कार्य करने का तरीका सही से मालूम है तो कार्य करना उसके लिए सरल हो जाता है तथा शारीरिक एवं मानसिक तनाव भी नहीं होता है। यदि एक गृहिणी व्यंजन बनाते समय सही तरीके अपनाएगी तो व्यंजन स्वादिष्ट, आकर्षक और कम समय में व श्रम में बनकर तैयार हो जाएगा। साथ ही गृहिणी को संतोष भी प्राप्त होगा। इसके विपरीत गलत विधि अपनाने पर व्यंजन बिगड़ जाएगा और फलस्वरूप साधनों का भी ह्रास होगा। तो सही बात है बिल्कुल ये बात कि अगर हम कोई काम करने जा रहे हैं तो उसका तरीका हमें बहुत अच्छे से मालूम होना चाहिए। अदरवाइज़ क्या होगा कि उस तरीके से अगर हम अपने सही तरीके से काम नहीं करेंगे तो कार्य भी बिगड़ेगा, हमारा मन भी खराब होगा, हमारी मेहनत भी लगेगी और उस चीज़ का जो रिज़ल्ट है वो भी हमें सही नहीं प्राप्त होगा। इसके बाद में जो है, कार्यक्षेत्र की बात करें तो कार्यक्षेत्र किसी भी कार्य को करने का उचित स्थान, समय व श्रम की बचत करेगा। साथ ही कार्यकर्ता को आनंद की भी अनुभूति देगा। जैसे पढ़ाई करते समय शांत वातावरण, उचित टेबल, कुर्सी, रोशनी, हवा आदि की व्यवस्था हो तो व्यक्ति लंबे समय तक बिना थके पढ़ाई कर सकता है। तो बहुत सी चीज़ें होती हैं जिनके लिए उसका क्षेत्र बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि वह उसी क्षेत्र में काम करे जहाँ के लिए वह चीज़ बनी हुई है। तो इस तरह से चाहे किचन हो या पढ़ाई की जगह हो या रहने की जगह हो, अगर वहाँ का माहौल सही नहीं होगा तो हम वहाँ पे नहीं रह पाएंगे और नहीं सर्वाइव कर पाएंगे। तो हर चीज़ के लिए उस तरह का माहौल होना चाहिए। तो यही बात है, कार्य सरलीकरण के लिए कार्य में परिवर्तन लाना,
आवश्यक है। अगर व्यक्ति कोई भी काम को कर रहा है तो उसके लिए उसकी जो चीज़ें हैं उसको थोड़ा सा बदलना पड़ेगा, अगर वह कार्य को सरल करना चाहता है तो मुंडल ने कार्य सरलीकरण के लिए 3 परिवर्तन के वर्ग भी सुझाए हैं। अब देखिए यहाँ पे मुंडल जो है ये कार्य सरलीकरण में इन्होंने बहुत काम किया है, तो इन्होंने इसके परिवर्तन के लिए 3 वर्ग बताए हैं। अब इन्होंने क्या बताया, पहला वर्ग है हाथ और शरीर की गतियों में परिवर्तन। इनके अनुसार यदि हम अपने हाथ और शरीर की गतियों को परिवर्तित करते हैं तो इससे हमारा कार्य सरल हो जाता है। दूसरा द्वितीय वर्ग है कार्य क्षेत्र, संग्रहीकरण, स्थान और उपकरण में परिवर्तन। इसके अंतर्गत ये है कि हमारा कार्य क्षेत्र और संग्रहीकरण मतलब हमारी जगह, सामान रखने की जो जगह है उसका स्थान, और उपकरण में परिवर्तन, हमारे कार्य करने के जो उपकरण जिनकी मदद से हम काम करते हैं उनको अगर थोड़ा सा चेंज कर लिया जाए तो इससे हमारा कार्य सरल हो जाता है। फिर तीसरा है कि उत्पादन में परिवर्तन। उत्पादन का मतलब कोई भी कार्य को हम जब करते हैं तो उससे जो चीज़ें मतलब जो रिजल्ट आता है तो उसको करने का जो तरीका है उसमें परिवर्तन करते हैं, तो इससे हमारा कार्य सरल हो जाता है। तो यहाँ पे है कि प्रथम वर्ग में कि निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पे हाथ और शरीर की गतियों में परिवर्तन लाया जा सकता है। तो इसमें क्या है, अनावश्यक क्रियाओं को हटाकर, अनावश्यक क्रियाओं का कार्य में अनावश्यक गतियों एवं क्रियाओं को हटाकर कार्य को सरल बनाया जा सकता है। जैसे भोजन परोसने के लिए एक वस्तु को बार बार ले जाने से अच्छा है एक ट्रे का प्रयोग किया जाए, ताकि सारी प्लेट, चम्मच, ग्लास आदि सामान एक साथ ले जाया जा सके। ट्रे के स्थान पर परोसने वाली ट्रॉली का भी उपयोग किया जाए। देखिए यहाँ पे जो बात है कि अगर हमारे किचन से हमारा डाइनिंग टेबल दूर है और हमारा घर के सभी सदस्य अगर डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाना खा रहे हैं तो उनके लिए सामान को लेने जाने के लिए बार बार की आवश्यकता नहीं है। एक ट्रॉली बना ली जाए जिस पर सारा सामान रख लिया जाए खाने पीने का, और उसके बाद उस ट्रॉली को एक ही बार ले जाया जाए जिससे कि आसानी हो जाए। दूसरा, लयबद्ध तरीके से कार्य करना। कार्य करते समय जिस गति से आप काम कर रहे हैं उसमें बार बार अवरोध या रुकावट ना आए। कार्य को छोड़कर पुनः आरंभ करने में शक्ति अधिक लगती है। जैसे परिवार के हर सदस्य के लिए बार बार चपाती बनाने सेकने में समय व शक्ति का अधिक उपयोग होता है, तो इसलिए जो है एक साथ ही सबकी चपातियाँ मतलब बना के रख लीजिए। अलग अलग प्रति व्यक्ति के लिए अगर आप रोटियां सेकने लगेंगे तो उससे आपका समय और शक्ति दोनों ही अधिक व्यय होंगे, और एक साथ बना के रखने पे समय और शक्ति की बचत हो जाएगी। क्रियाओं को क्रमबद्ध तरीके से करना, मतलब किसी भी कार्य को समाप्त करने के लिए कई क्रियाएं करनी पड़ती हैं। इन क्रियाओं को एक निश्चित क्रम में करना पड़ता आवश्यक होता है। जैसे कपड़ों की धुलाई है तो सर्वप्रथम घर के सभी गंदे कपड़े एकत्रित करके कपड़ों को उनके रंग एवं बनावट के आधार पर छांटना चाहिए। साबुन के घोल में भिगोए साबुन के घोल में भिगोए तत्पश्चात रगड़ें। मतलब यहाँ पे इस कपड़े धोने का एक सही सिस्टमेटिक तरीका बताया जा रहा है। फिर उसके बाद कभी कभी सोच विचार कर क्रम बनाने से 2 क्रियाएं एक साथ भी की जा सकती हैं। जैसे सब्जी काटते समय आप टीवी देखकर अपना मनोरंजन भी कर सकते हैं। क्रम पहले से सोच लिया जाए तो कार्य में रुकावट भी नहीं होती है। देखिए एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए कि अगर आप किचन में कोई काम कर रहे हैं तो उसके पैरेलल में देखिए कि आपका कौन सा काम है जो आप कर सकते हैं इजीली, तो उस तरह का काम भी आप साथ में लेके अगर चलते हैं तो आपके दोनों काम आसानी से होते रहते हैं। जैसे हम दाल चढ़ा देते हैं तो साथ में सब्जी काटते रहते हैं या आटा गूंदते रहते हैं, तो ये काम दोनों जो होते हैं वो पैरेलल हो सकते हैं। तो इस तरह से बहुत से ऐसे काम होते हैं जिनको हम लोग पैरेलल करके अपने काम को आसान बना सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए सही झुकने का तरीका दिखाया जा रहा है। सही उठाना, सही झुकना, गलत उठाना, ये सारी तरीके इस चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं, गलत और सही समझ सकते हैं। फिर अगला है कार्य में कौशल को विकसित करके, मतलब कौशल को विकसित करने का मतलब कार्य का करने का सही तरीके को आदतों का विकास करना। अब उपकरण से कार्य करने की सुविधाजनक ऊंचाई, किस तरह से हम किसी उपकरण से कार्य करते हैं आसानी से। फेंटने, गूंदने, हिलाने की सुविधाजनक ऊंचाई, अगर कम ऊंचा होगा तो भी हमको झुकना पड़ेगा, तो हमारे शरीर को अधिक कार्य करना पड़ेगा, अधिक मेहनत पड़ेगी, और अगर बहुत अधिक ऊंचा होगा तो भी यही होगा, इसलिए उचित ऊंचाई की आवश्यकता होती है। कुर्सी पर बैठकर सुविधाजनक कार्य करने के लिए टेबल की ऊंचाई बहुत मायने रखती है, और सिंक पर कार्य करने के लिए भी आपकी क्या कहते हैं सुविधाजनक ऊंचाई का बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। गलत मुद्रा में बैठने की स्थिति में स्टूल की अत्यधिक ऊंचाई, सही मुद्रा में बैठने के लिए स्टूल की अधिक ऊंचाई, दोनों से बहुत फ़र्क पड़ता है। मतलब ऊंचाई जो होती है वो हमारे शरीर के झुकाव को बढ़ाती भी है और घटाती भी है, जिससे कि हमारे शरीर को अधिक मेहनत करनी पड़ती है और काम करने में समय भी अधिक लगता है। तो ये मुद्राएं हैं जिनके द्वारा कुछ स्थितियाँ हम लोग देख सकते हैं सही व गलत की। इसके बाद में कपड़े सुखाने का सही तरीका,
पीछे के हत्थे की सुविधाजनक लंबाई, बैठने की सुविधाजनक मुद्रा, इन सभी चीज़ों का देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। कपड़े सुखाने का तरीका, बैठकर प्रेस करने के लिए टेबल की सुविधाजनक ऊंचाई, खड़े रहकर प्रेस करने की सुविधाजनक ऊंचाई इत्यादि, ये सारी मुद्राएं यहाँ पे दी है जो सही और गलत दोनों है। किसी भी कार्य को बार बार करने से व उसके विषय में ज्ञानवर्धन करने से काम में कौशल विकसित हो जाता है। इस प्रकार काम को करने से समय व शक्ति दोनों ही बहुत कम लगते हैं। मतलब किसी चीज़ को सीख लेना, किसी कार्य को करने के तरीके को सीख लेना से क्या होता है कि हमारे समय और शक्ति दोनों की बचत होती है। फिर सही शारीरिक मुद्रा स्थिति का उपयोग कर कार्य करते समय शारीरिक मुद्रा सही होनी चाहिए, वरना क्या होता है कि जो है कार्य करने में समय अधिक लगता है। गलत मुद्रा का अगर प्रयोग किया गया है तो थकान, कमर दर्द और पाँव के दर्द में शिकायत होती है। खड़े रहकर लंबे डंडे वाले पोछे का प्रयोग करने पर कम श्रम लगता है, जबकि ज़मीन पर बैठ कर पोछा लगाने में समय व शक्ति दोनों ही अधिक लगती है। तो ये प्रथम वर्ग की बात थी। अब द्वितीय वर्ग में किसी भी आ गया है तो इसमें है कि किसी भी कार्य को करने के लिए कार्य क्षेत्र उपयुक्त होना चाहिए। कुछ कार्य हम खड़े होकर, कुछ बैठकर, अतः दोनों स्थितियों में कार्य सतह की ऊंचाई, चौड़ाई, गहराई, लंबाई आरामदायक होनी चाहिए। जैसे भारतीय शैली में खाना जमीन पर बैठकर खाया जाता है। खाने की थाली को जमीन से कुछ ऊंचाई पर रखने से व्यक्ति आराम महसूस करेगा। इसी प्रकार रसोई में खड़े रहकर काम करने हेतु सतह की ऊंचाई व्यक्ति की कोहनी की ऊंचाई से 3 इंच नीचे होनी चाहिए। इस बात का ध्यान रखिएगा। इस तरह के क्वेश्चन जब बनते हैं तब यही पूछा जाता है कि कितनी ऊंचाई कम या कितनी ज़्यादा होनी चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। इस प्रकार विभिन्न कार्यों में उपयोग आने वाली सामग्री कार्य क्षेत्र के आसपास उचित स्थान पर संग्रहित की जानी चाहिए, ताकि उन्हें आसानी से देखकर उठाया जा सके तथा काम में लिया जा सके। बहुत ही अधिक काम में आने वाली सामग्री को कार्य क्षेत्र के नज़दीक संग्रहित करें। मतलब यहाँ पे ये है कि जो चीज़ें ज़्यादा हम इस्तेमाल करते हैं उसको अपने कार्य क्षेत्र के नज़दीक रखें। जैसे मसाले, शक्कर, चाय पत्ती, तेल व घी का डब्बा गैस चूल्हे के नज़दीक ही संग्रहित करें। विभिन्न प्रकार के उपकरण द्वारा भी कार्य सरलीकरण किया जा सकता है। विज्ञान में निरंतर प्रगति के फलस्वरूप कई नए उपकरण का निर्माण हुआ है जो पहले की अपेक्षा और भी अधिक सरल और सुगम और सुविधाजनक है। जैसे पहले खाना चूल्हे पर पकाया जाता था, फिर सिगड़ी पर और अब गैस के चूल्हे पर। गैस के चूल्हे में निरंतर परिवर्तन देखे जा सकते हैं। जैसे 2 गैस के बर्नर की जगह अब 3 व 4 बर्नर स्वचालित गैस के चूल्हे गृहिणी के कार्य को अत्यंत सरल कर दिए हैं। कार्यक्षेत्र, संग्रहण क्षेत्र एवं उपकरण तीनों में ही तालमेल होना आवश्यक है, ताकि हम अपने लक्ष्य को सीमित समय व शक्ति के द्वारा प्राप्त कर सकें। अब आ गया है तृतीय वर्ग। तृतीय वर्ग में है कि प्रत्येक परिवार में कार्य करने का अपना एक स्तर होता है और उन्हें कार्य का उत्पादन एक विशेष प्रकार से ही करना चाहिए। जैसे घर के बड़े बूढ़ों को झाड़ू और पोछे द्वारा दी गई सफाई ही पसंद आती है। वे वैक्यूम क्लीनर से काम लेना पसंद नहीं करते। हालांकि इसके प्रयोग के द्वारा समय और श्रम की बचत होती है तथा सफाई में गुणवत्ता भी आती है। इस तरह आज के मशीनी युग में बाजार में कई चीज़ें अर्धपूर्ण या पूर्ण रूप से तैयार मिलती है। इसका प्रयोग करके भी कार्य सरल किया जा सकता है। उदाहरण के लिए पीसे हुए मसाले, इडली, डोसा, जलेबी आदि के तैयार मिश्रण, सिले सिलाए कपड़े, स्वेटर इत्यादि का प्रयोग करने से समय व श्रम की बचत होती है। परिवर्तनशील स्तर में उत्पादन में परिवर्तन लाना आसान है, जबकि परंपरागत स्तर स्थिर होते हैं, जबकि उनमें परिवर्तन अत्यंत मुश्किल है। अतः परिवर्तन के तीनों वर्गों का भली भांति प्रयोग कर कार्य को सरल किया जा सकता है। इसी के साथ मैं अपने वीडियो को यहीं पे विराम देती हूँ। और आप सभी को मेरे इस वीडियो से कोई भी मदद मिली हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल बटन को प्रेस करिएगा, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। धन्यवाद।